गर्मी बढ़ती जा रही है और मैं गर्भवती हूँ। ऐसे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पर चलो, मैं तो जैसे तैसे ये सब झेल लूंगी। लेकिन जब हमारा बच्चा आएगा, वो इस गर्मी में कैसे रहेगा? तुम फिक्र ना करो सरला, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। क्या इंतजाम करोगे तुम? तुम तो कबाड़ी का काम करते हो। इसमें इतना पैसा कहाँ है जो कूलर या एसी खरीदा जाए? तुम ये सब ना सोचो, तुम अपना ध्यान रखो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। चलो, मैं चलता हूँ। मदन एक कबाड़ी था जो अपनी बीवी सरला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे और अब गर्मी ने आकर उनकी मुसीबतें बढ़ा दी थी। वो लोग तो जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे, पर अब उन्हें अपने आने वाले बच्चों की फिक्र हो रही थी, जो बस अब किसी भी दिन आ सकता था। हे भगवान, तू ही बता मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे मिले और मैं एक छोटा सा कूलर खरीद सकूं। मेरी मदद कर भगवान। तभी उसे उसका पड़ोसी गंगाधर मिल जाता है, जो कि बहुत घमंडी आदमी होता है। अरे मदन, क्या बात है? बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, बस गर्मी की मार झेल रहा हूँ। और क्या? हाँ, तेरे घर तो ना कूलर ना एसी। मैंने तो अपने घर में एसी लगा रखी है। मुझे तो गर्मी का पता ही नहीं चलता है। तू तो कबाड़ बिनता है ना, तू कूलर या एसी कहाँ से लगवा सकता है? ये बोलकर गंगाधर हंसता हुआ चला जाता है और मदन भी अपने काम की तरफ बढ़ जाता है। वो दिन भर कबाड़ बीनता है और उसे ले जाकर एक बड़ी कबाड़ की दुकान पर बेच देता है। लेकिन ऐसा करने से उसे बस 2 जून के खाने तक के ही पैसे मिल पाते हैं। वो जब घर पहुंचता है तो, आ गए तुम, आओ खाना खा लो। मैं बहुत बुरा पति हूँ और मुझे लगता है मैं बाप भी बहुत बुरा बनूंगा। अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम दिन भर गर्मी में सड़ती रहती हो और मैं कुछ नहीं कर पाता। हमारा बच्चा आएगा, वो भी इसी हाल में रहेगा। आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मेहनत और ईमानदारी से काम करो और भगवान से प्रार्थना करो। उनके दिन ऐसे ही मुश्किलों में कट रहे थे। फिर एक दिन जब मदन कबाड़ बीनने के लिए निकल ही रहा होता है तो, जी सुनिए, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। लगता है समय आ गया है। मुझे अस्पताल ले चलिए। हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। मदन उसे फटाफट अस्पताल लेकर जाता है। मदन उस दौरान बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक लड़के के साथ आती है। उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो बूढ़ी औरत बहुत रो रही होती है। थोड़ा समय गुजरता है और मदन उस औरत को जब इधर उधर बेचैनी से घूमते देखता है तो उसे कहता है, घबराइए मत माँ जी, आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। बेटा, उसका खून बहुत बह गया है और उसके ब्लड ग्रुप वाला खून नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप मुझे बताइए क्या ब्लड ग्रुप है, मैं खून दे दूंगा। ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। मदन भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कहता है। उस बूढ़ी औरत के लड़के और मदन का ब्लड ग्रुप एक ही निकलता है और मदन उस लड़के को खून दे देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मैं तुम्हारा किस मुंह से धन्यवाद करूं बेटा। तुमने सिर्फ मेरे बेटे की जान नहीं बचाई, बल्कि मेरी भी जान बचाई है। अगर वो चला जाता है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। अरे माँ जी, आप धन्यवाद ना कहिए, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि सरला को बेटी हुई है। ये सुनकर मदन खुश हो जाता है और वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी पत्नी यहाँ भर्ती थी और तुम मेरे काम में लगे हुए थे। तुम कितने अच्छे इंसान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, पर ये थोड़े से चावल है। इन्हें मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। धन्यवाद माँ जी, अब मैं जाता हूँ, अपनी बेटी से मिलता हूँ। मदन सरला के पास जाता है। सरला अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और सरला कहती है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। इसका नाम सीता रखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा नाम है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं।
मदन सरला को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताता है और वो चावल दिखाता है। सरला चावल को अपने हाथ में लेती है और कहती है, पर उन्होंने ये चावल ही क्यों दिए? कोई ऐसी चीज होती जो हमारी गर्मी दूर करती तो ठीक भी था। काश इन चावलों से कि कूलर बन जाता तो कितना सही रहता। तुम भी क्या बात करती हो, चावलों का कूलर? हाँ, तभी अचानक से वो चावल हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते वो एक कूलर का रूप ले लेते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये चावल कूलर कैसे बन गया? क्या इसका मतलब ये चावल जादुई थे? हाँ, ऐसा ही लगता है। तुमने उन बूढ़ी माँ की सहायता करी, इसलिए ऐसा हुआ है। तभी अचानक वो कूलर चलने लगता है। अरे, ये तो बिना बिजली के चल रहा है। हाँ, और कितनी ठंडी हवा दे रहा है, एसी से भी ज्यादा ठंडी। वो बूढ़ी माँ तो सचमुच अपना आशीर्वाद देकर गई है हमें। ये सब आपकी जरूरतमंद की मदद करने का फल है। अब हमारी बेटी सीता ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेगी और उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। सही कहा तुमने। एक बार गंगाधर काम से मदन के घर आता है तो वो पाता है कि मदन का घर खूब ठंडा रहता है। वो सरला से पूछता है, अरे, ये आपका घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? ये हमारा चावल का कूलर है ना, इसकी वजह से। गंगाधर जब उस चावल के कूलर को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, ये कैसा कूलर है जो चावल का बना हुआ है और ऊपर से ये बिना किसी बिजली के चल रही है? मेरे घर में तो एसी की वजह से बहुत बिल आती है। मुझे इस कूलर को चुरा लेना चाहिए ताकि मैं पैसे बचा सकूं। ये सोचकर गंगाधर सरला को किसी काम से बाहर भेज देता है और खुद कूलर को उठाकर भागने लगता है। पर तभी उसको ठोकर लगती है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है। इतने में वहाँ सरला और मदन दोनों आ जाते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं। गंगाधर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मदन और सरला, तुम्हारे कूलर को देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई थी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन के बाद गंगाधर फिर कभी उस कूलर को चुराने की कोशिश नहीं करता। इधर मदन और सरला अपनी बेटी सीता के साथ खुशी खुशी रहते हैं। सोनू जामनगर ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों पे पोछा मारने का काम करता था। जेठ की तपती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, वो इसी काम से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता था। साहब, शीशा और बॉनेट साफ कर दूं गाड़ी का? हाँ, कर दो। वैसे भी जाम लंबा है। अभी किया साहब। एक दिन एक विदेशी कार जामनगर की ट्रैफिक पर रुकी। उसमें एक अंग्रेज बैठा हुआ था। सोनू हर बार की तरह उससे भी शीशा पोंछने के लिए पूछने गया। हेलो सर, क्या मैं आपके गाड़ी का ग्लास क्लीन कर दूं? ओके, श्योर। आई विल पे यू $1 फॉर इट। सोनू को समझ कम थी कि डॉलर रुपया से बड़ी करेंसी है। वो उसे 1 रुपया समझकर रख लिया और अंग्रेज की गाड़ी का शीशा साफ कर दिया। काम के बाद सोनू होटल वाले के पास जाता है और वो डॉलर देकर खाना मांगता है। भैया, इस पैसे का जो भी मिल जाए खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। ये नकली पैसा है, यहाँ नहीं चलेगा। होटल वाला डॉलर से अनजान था। भैया, ये मुझे एक बड़े से गाड़ी वाले अंग्रेज ने दिया। अरे जो भी हो, ये पैसा यहाँ नहीं चलेगा। सोनू बहुत उदास हो जाता है। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। सोनू का एक दोस्त था, मनीष। मनीष भी सोनू की तरह ही गरीब आदमी था। हमेशा काम की तलाश में रहता था। कहीं काम मिल जाता था तो गुजारा हो जाता था। अरे सोनू तो यहाँ है। भाई, खाना खाने आया था, मगर देखना क्या हो गया। सोनू अपने दोस्त मनीष को सारी बातें बताता है। भाई, आज मुझे काम मिला था, मैं भी खाने ही आया हूँ। चल, मैं हूं ना, आज दोनों भाई साथ खाएंगे। लेकिन पैसे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगा। चल। इस तरह मनीष और सोनू साथ में खाना खाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था। आज से पहले भी
मनीष कई बार सोनू को भोजन करवा चुका था और कभी उससे पैसे नहीं लिया था। धन्यवाद भाई, आज तेरी वजह से मैं पेट भरकर भोजन कर पाया। अगले दिन सोनू ट्रैफिक के पास सड़क पर बैठा था। तभी वही विदेशी गाड़ी फिर से उसके पास आकर रुकी। Hey boy, come here. सर, आपकी नोट नकली है, इसमें मुझे खाना नहीं मिला। Okay, no problem. Take this tiffin box. इससे क्या होगा? ये तो खाली है। ये मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया था। इसमें वो डॉलर का नोट रखकर 1 घंटे के बाद देखना, पर ध्यान रहे कि जब तुम्हें भूख लगी होगी तभी इस टिफिन को यूज करना। ठीक है। सोनू ने अंग्रेज की बात को मजाक में टालकर उस डॉलर को उसी टिफिन में डालकर उसको अपने ठिकाने पे रख दिया। एक तो नकली नोट देता है, उस पर भी गरीबी का मजाक उड़ाता है। इस खाली टिफिन से मेरा क्या हो जाएगा? बड़बड़ाते हुए सोनू सो गया। अगला दिन बेहद तंगी से गुजरा सोनू का। वो सुबह से धूप में खड़ा रहा, पर किसी ने उससे अपनी गाड़ी साफ नहीं करवाई। नमस्ते सर, क्या मैं गाड़ी साफ कर दूं? अरे नहीं, चल निकल। कहां कहां से आ जाते हैं लोग, गाड़ी गंदा कर दिया। रात हो गई थी। सोनू भूखा था और आज के दिन उसने खाना खाने लायक पैसे भी नहीं कमा पाए थे। आज लग रहा है मुझे भूखे पेट ही सो जाना पड़ेगा। रास्ते में उसे कई दुकान दिखते हैं जिनमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे। पैसे ना होने की वजह से सोनू कुछ भी नहीं खा पाता है। वाह, मकसूद चाचा की बिरयानी कितनी स्वादिष्ट नजर आ रही है। काश मेरे पास पैसे होते। मन ही मन सोचते सोचते वो अपने ठिकाने पहुंचा, थोड़ा पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। ये बिरयानी वाली महक कहाँ से आ रही है? शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि मैं भूखा हूं ना। थोड़ी देर बाद फिर अब बहुत हुआ, ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। एक तो भूखा हूं, उस पर से ये महक। चलो पता लगाता हूं कि किधर से आ रहा है ये। वो महक का पीछा करते हुए टिफिन तक जा पहुंचा, जहां वो डॉलर टिफिन के अंदर से ऊपर आ चुका था और उस टिफिन में वही मकसूद चाचा वाली गर्मा गर्म बिरयानी महक रही थी। हे ईश्वर, वो अंग्रेज तो सही बोल रहा था। इसमें तो सच में मेरा पसंदीदा खाना आ गया है, वो भी तब जब मैं भूखा था। सोनू ने हाथ जोड़कर अपनी किस्मत और अंग्रेज को धन्यवाद दिया और खाने लग गया। आह, पेट भर गया। इतना छोटा टिफिन होने के बावजूद पेट पूरा भर गया। खाना खाकर सोनू बाहर जैसे ही टहलने गया, उसे वो विदेशी कार दिखी। सर, आपकी टिफिन में तो जादू है। वो नकली नोट डालकर रखने पर वही हुआ जो आपने कहा था। हाँ, वो मेरा परदादा का टिफिन था। उसमें कोई भी पैसा डालकर रख दो तो जब आपको सही समय में जरूरत होगी और भूखे होंगे तो आपके मनपसंद का खाना अपने आप आ जाएगा। वो कैसे आएगा? जादू से, क्योंकि मेरे परदादा को ये टिफिन एक परी ने दिया था। तब वो भी बहुत गरीब थे। आज पूरा खानदान हमारा धनी है। ठीक है सर, मतलब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। कदर करना उसकी, कभी भूखा नहीं सोओगे। वास्तव में इसका खाना जादुई खाना होता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे पसंद का रहता है। जिस दिन तुम अपने मेहनत की कमाई नहीं पाए, उस दिन ये टिफिन तुम्हें खाना खिलाएगी। ये डॉलर भी इसीलिए दिया हूं कि तुमसे कभी भी खर्च ना हो और हर बार जरूरत के वक्त टिफिन में डालने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हो। धन्यवाद सर, आप भी भगवान हो मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। इस तरह अब सोनू हमेशा की तरह मेहनत करता था। जिस दिन खाने का इंतजाम हो जाता, वो अपनी मेहनत की कमाई खाता था। जिस दिन इंतजाम नहीं होता, वो टिफिन उसके लिए जादुई खाने का इंतजाम कर देता।
धीरे धीरे सोनू दोगुनी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया और उसके टिफिन के जादुई खाने की जरूरत खत्म हो गई। अब मुझे तो इस टिफिन की जरूरत नहीं है, मगर इस दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस टिफिन की सख्त जरूरत होगी। मैं उन्हीं में से किसी एक को ये टिफिन दे दूंगा। एक दिन मनीष सोनू को दिखाई देता है। मनीष से अच्छा और कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसे ये टिफिन दूं। उसी दिन सोनू मनीष को सारी बात समझाकर वो टिफिन दे देता है। चल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई याद रखना, जब तेरी जरूरत खत्म हो जाए तो किसी जरूरतमंद को ये टिफिन दे देना। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद सोनू अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। तारकपुर नाम का एक गांव में विकास राम नामक का एक आदमी अपनी बेटी सुरेखा के साथ रहता था। विकास राम के पास बहुत पैसे थे, मगर एक बार गांव में भारी बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी बाढ़ के पानी में बह गई थी। विकास राम बहुत कम पढ़ा लिखा था, मगर वो गांव में खेती बाड़ी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। उस बाढ़ के बाद से उसका खेत, घर सब उजड़ चुका था और ये घटना को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर विकास राम की स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई थी। वो इसलिए क्योंकि गांव में बहुत अलग अलग प्रकार के काम शुरू हो गए थे, जो कि विकास राम को समझ नहीं आती थी। उसे खेती बाड़ी ही आता था, मगर वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी सुरेखा बड़ी हो रही है, मुझे उसे अपनी तरह अनपढ़ गंवार नहीं बनाना है, मगर मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जितने पैसे सुरेखा के भविष्य के लिए बचा कर रखा था वो सब तो बाढ़ में बह गया। विकास राम बहुत परेशान हो चुका था। सुरेखा को अपने पिताजी की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। न जाने पिताजी को ऐसा क्या है जो वो मुझे पढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। मैं भी गांव में खेतों पर काम करूंगी, फिर किसी बड़े घर में शादी करूंगी। विकास राम सुरेखा को हमेशा पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझाता था। साथ ही वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग उपाय लगाना भी शुरू कर दिया था। विकास राम लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि विकास राम बड़े ही इज्जतदार घराने से आता था, उसकी ना पढ़ने की आदत की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। यही कारण था जिस वजह से वो किसी हाल में सुरेखा का भविष्य ऐसा नहीं बनाना चाहता था। गांव में इज्जतदार घराने से आने की वजह से विकास राम को बहुत हिम्मत जुटाकर ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पिता कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सुरेखा का आधा बचपन बड़ी लाड़ प्यार से बिता था। उसके दादाजी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे और पूरे गांव में कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। सभी लोग दादाजी को आकर प्रणाम नमस्ते किया करते थे। सुरेखा के दिमाग में आज तक वही छवि बसी हुई थी। उसे अभी तक यही लगता था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, इज्जत, सब कुछ उसके पास है और विकास राम अपनी बेटी के सपने को कभी तोड़ना नहीं चाहता था। काश जब पिताजी मुझे पढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए कहते थे मैं समझ जाता और पिताजी की संपत्ति को संभाल कर रखता, फिर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ाता। मगर मैंने बहुत गलत किया। सुरेखा की माँ के जाने के बाद मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। इन सब बातों को सोचता हुआ विकास राम घर वापस आ जाता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मेले देखने जाना है। नहीं बेटा, पैसे ऐसी जगह बर्बाद मत करो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। ये सब सुनकर सुरेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। सुरेखा अपने दोस्तों के घर के बाहर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने पिताजी से किताबें और पढ़ाई के लिए पैसे मांगे। अरे, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं भी पिताजी से पढ़ाई के लिए पैसे मांगती हूँ। सुरेखा घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे समझ आ गया है पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक सर ने मुझे ये बात समझाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं स्कूल के बाद उनके पास जाकर पढ़ाई करूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब से मैं वहाँ जाकर ही पढ़ाई करूंगी। चलो अच्छा है, भले ही देरी से, मगर तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ तो आया। बताओ,
महीने के कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं पिताजी, बस 500 रुपए हर महीने के और बाकी किताबें और कॉपी के लगेंगे। अभी ये 500 ले जाओ, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा। सुरेखा बहुत खुश हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है और इधर विकास राम सोच में लग जाता है कि अब उसे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। सुरेखा पढ़ाई के नाम पर झूठ बोले जा रही थी, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो खर्च भी बढ़ गए हैं, मुझे कुछ बड़ा काम करना ही होगा। विकास राम एक चाय की दुकान से दो लोगों को बात करते सुनता है कि वो किसी काम करने वाले को खोज रहे हैं। ये सुनते ही विकास राम उनके पास जाता है। भाई, कौन सा काम और इसे करने के कितने पैसे मिलेंगे? भाई, पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है। ये काम बहुत खतरनाक है, किस्मत खराब है तो जान भी जा सकती है। विकास राम उस काम के बारे में पता करता है। वो एक फैक्ट्री में बिजली के तार बनाने का काम था और क्योंकि अभी उस फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे अपने औजार ठीक करवाने का, तो इसमें अभी काफी खतरा था। मगर सुरेखा के बढ़ते खर्च को देखते हुए विकास राम ने उस काम के लिए हाँ कर दिया। आए दिन विकास राम को कोई ना कोई जख्म ही हो जाता था, मगर वो उनके बारे में जिक्र नहीं करता था। एक दिन विकास राम सुरेखा को स्कूल के बाहर देख लेता है और उसे घर ले जाता है। तुम स्कूल में क्यों नहीं थी? मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में, और आप मुझे पैसे भी नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? वादा करो, तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी विद्वान बनोगी। सुरेखा को अपने पिताजी की बातें समझ नहीं आती। वो वापस जी 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 कहती है और चली जाती है। सुरेखा एक दिन घर वापस आती है तो देखती है विकास राम की बहुत बुरी हालत रहती है। उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा था, मगर फिर भी अगली ही सुबह विकास राम काम करने के लिए निकल रहा था। पिताजी, आज आप आराम कीजिए, आपकी हालत खराब है। नहीं बेटा, आज तो मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तभी तो तेरे पढ़ाई के लिए किताब और पैसे दे पाऊंगा। विकास राम चला जाता है। सुरेखा खेलने कूदने में लग जाती है, मगर जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर गांव के सभी लोगों की भीड़ देखकर डर जाती है और आगे जाती है तो देखती है उसके पिता का शव वहां रखा हुआ है। सुरेखा वहीं गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तभी वहां खड़े एक आदमी ने सुरेखा को बताया कि कितने खतरों से भरा काम करके उसके पिताजी पैसे कमा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी जान भी जा सकती है, मगर सिर्फ उसकी पढ़ाई में कोई समस्या न आए इसलिए वो काम करता रहा। सुरेखा अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसे गांव वालों ने बताया कि उसके दादाजी के जाने के बाद विकास राम उसे पढ़ाने के लिए कितने जतन करके पैसे कमाता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी यह आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सुरेखा दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देती है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। 12वीं तक तो वो अपने पिताजी की जमा पूंजी से पढ़ाई कर लेती है, मगर उसके बाद शहर जाकर काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती है और फिर एक दिन वो बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाती है। पिताजी, आज आप यहाँ होते तो आप मुझ पर बहुत गर्व करते। मैंने आपके सपने को पूरा किया और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दी। ये कहानी है केशवपुर की। केशवपुर में किशोर अपनी पत्नी हेमलता के साथ रहता था। किशोर काफी गरीब था। वो अपनी पत्नी हेमलता के साथ खदान में मजदूरी करता था। किशोरी और हेमलता दिन भर खदान में पत्थर फोड़ने का कठिन काम करते हैं और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन सुबह जब किशोर और हेमलता खदान जा रहे थे, तब हेमलता किशोर से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, चलने का भी मन नहीं कर रहा। अरे, गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। किशोर और हेमलता खदान पहुँचे और पत्थर फोड़ने लगे। अचानक पत्थर फोड़ते फोड़ते हेमलता गिर पड़ी। किशोर पानी पिलाकर हेमलता को होश में लाया गया। हेमलता के होश में आते ही ठेकेदार बोला, भाई किशोर, इसे अस्पताल ले जा और ये ले पैसे। चल, अब तू जल्दी जा, ज्यादा लेट करने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठेकेदार से पैसे लेकर किशोर हेमलता को सरकारी अस्पताल ले गया। हेमलता का चेकअप करके डॉक्टर कहने लगा, खून की कमी है, फौरन खून चढ़ाना होगा। अरे, कोई दूसरा उपाय नहीं है?
खून चढ़ाने से तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। नहीं चढ़ाना चाहते हो तो इन्हें रोज नारियल पानी पिलाओ। नारियल पानी तो बहुत महंगा चल रहा है। वो आप देख लो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। किशोर हेमलता को घर लाया और उसे सुलाकर नारियल पानी ढूंढने निकल पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं, और पैसे नहीं तो नारियल पानी नहीं। चलते चलते किशोर ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर साहूकार के घर के सामने खड़े एक कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान में एक नारियल पड़ा हुआ था। किसी से भीख मांगने से अच्छा इस सूखे नारियल को घर ले जाता हूँ। थोड़ा बहुत पानी तो निकल ही जाएगा। किशोर नारियल घर लेकर आ गया और नारियल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर नारियल नहीं टूटा। वो गुस्से में नारियल को बगीचे में फेंककर घर के अंदर आ गया। आधी रात में अचानक जमीन थरथराई और किशोर हेमलता की नींद टूट गई। लगता है भूकंप आ गया है। नहीं, भूकंप नहीं, खदान में ब्लास्ट हुआ है शायद। सो जाओ तुम। सुबह होते ही किशोर घर से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि घर के सामने एक विशाल नारियल पड़ा हुआ है जो किसी पहाड़ जैसा था। किशोर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए हेमलता को बुलाया। हेमलता बाहर आई तो वो भी नारियल देखकर दंग रह गई थी। इतना बड़ा नारियल! कुछ समझी हेमलता? रात को ना भूकंप आया था, ना खदान में ब्लास्ट हुआ था। जमीन थर्राई थी क्योंकि ये नारियल का पेड़ बड़ा हो रहा था। देखते देखते खबरें पूरे केशवपुर में फैल गई और विशाल नारियल को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किशोर हाथ में छुरी लेकर नारियल काटने लगा। बाप रे बाप, ये नारियल तो बड़ा ही सख्त है। अब इस नारियल से पानी कैसे निकालेंगे? तभी ठेकेदार वहां पहुंचा। नारियल देखकर ठेकेदार भी दंग रह गया। अरे किशोर, ये नारियल देखकर मेरी हालत खराब हो गई। क्या तुमने इस नारियल से नारियल पानी निकालने की कोशिश की? कैसे निकालूं मालिक? सुबह से मैंने बहुत कोशिश की इस नारियल को तोड़ने की, पर ये नारियल इतना सख्त है कि छुरी काम नहीं कर रही है। छुरी से काम नहीं बनेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन, कुछ टैंकर, पंप मांगता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा पानी टैंकर में भर लेंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फटाफट फोन घुमाए और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन नारियल पर चढ़ाया गया और नारियल को ड्रिल किया गया। फिर नारियल पानी के हॉल में वाटर पंप डाला गया और पाइप टैंकर्स में छोड़ा गया। पंप शुरू होते ही नारियल का सारा पानी टैंकर्स में गिरने लगा। देखते देखते 20 टैंकर्स फूल गए। किशोर, 20 टन पानी निकला है। किशोर ये सुनकर हैरान हो गया। हेमलता जिंदगी भर पिए तो एक टैंकर खत्म ना कर पाएगी, फिर 20 टैंकर जूस का क्या करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के कुछ अफसर वहां आए और कहने लगे, मिस्टर किशोर, हम अमृत रस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी नारियल पानी बेचती है, इसीलिए हम आपके सारे टैंकर्स खरीदना चाहते हैं। जानते हो किशोर, 20 टैंकर के ये कितने पैसे दे रहे हैं? पूरे 5 करोड़। 5 करोड़ सुनते ही किशोर का सिर चकरा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा नारियल पानी आप ले जाएंगे तो मेरी हेमलता क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो सर? आपको जितना नारियल पानी चाहिए आप रख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए। ऐसा कहकर अफसर ने किशोर और हेमलता को 5 करोड़ का चेक थमाया। इस प्रकार विशाल नारियल पानी ने हेमलता और किशोर की रूखी सूखी जिंदगी पैसों और खुशियों से भर दी। दूर पहाड़ी के पीछे सूरजपुर नामक एक गांव था। वहां एक दूध की डेयरी पर काशी काम किया करता था। पढ़ने लिखने के दिन से ही काशी काम पकड़ लिया था। वो अपनी जरूरतों का जेब खर्च कमाकर निकाल लिया करता था। कैसे काशी, आज लेट कैसे हो गए? तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? हाँ, ठीक ही है काका। जरा दफ्तर चला गया था बिजली की रसीद भरने के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी से ये फटे हुए दूध का पनीर बना दो। ठीक है काका, अभी जा रहा हूँ बनाने। काशी अपने काम में भी होनहार था। जो भी काम उसे मिलता था उसे वो मन से पूरा करता था। रोजाना की तरह काशी आज भी काम खत्म करके रात 8 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था।
दुकानदार ने उसे थोड़ा पनीर साथ लेकर जाने की इजाजत दे दी थी। काशी अपने हाथ में पनीर लटकाए हुए जा रहा था। उसे देखकर गांव की एक बूढ़ी उसे पूछने लगी, आज पनीर ताजा बना है क्या काशी? हाँ दादी, अभी अपने हाथ से ही बना कर ला रहा हूँ। ठीक है बेटा, कल अपने बेटे को बोलती हूँ दुकान से लेकर आने को। तुम्हारा बेटा बहुत कंजूस है, कुछ नहीं लाएगा दादी। ये लो, इसे बनवा के खा लो, अभी ही ताजा बनाया हूँ। जुग जुग जियो बेटा, मुझे पनीर बेहद पसंद है। बहुत दिनों से मन कर रहा था, पर ये बबलू सुनता कहाँ है, बस मेरे मरने का इंतजार करता रहता है। ऐसी बात मत करो दादी, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। खुश रहो बेटा। काशी बूढ़ी की आंखों को देखकर इसकी लालसा को भांप गया था। वो जानता था कि बुढ़ापे में आज भी कई परिवार है जो बुजुर्गों का ठीक से ध्यान नहीं रखते। उन्हीं में से एक परिवार उस बूढ़ी का भी था, जिसे काशी जानता था। कहते हैं परोपकार कभी खाली नहीं जाता। काशी बूढ़ी को पनीर देखकर जैसे ही आगे बढ़ता है, तब तक भगवान प्रकट होते हैं। कौन हो आप? ऐसे अचानक से मेरे सामने कहां से आ गए? खुश रहो काशी बेटा, तुम्हारी और बूढ़ी काकी की बात सुन रहा था। उस वक्त तुम्हारा परोपकार देखकर तुम्हें आशीर्वाद देने यहाँ आ गया। पर आप हैं कौन प्रभु? रोज मंदिर जाकर जिन्हें तुम पूछते हो, मैं उन्हीं में से एक हूँ। क्या आप भगवान हैं? मैं तो खुद को केवल सृष्टा बनाने वाला एक अभियंता मानता हूँ, पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं ही भगवान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। वरदान मांगो काशी, क्या चाहिए? वरदान में अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु, मेरे हाथ से जो पनीर वो बूढ़ी दादी ली है उसमें जादू कर दीजिए। कैसा जादू? भगवान उस बूढ़ी दादी के बेटे और बहू का ख्याल नहीं रखते। आज जो पनीर दिया हूँ वो केवल थोड़ा सा था, वो भी उसके बेटे और बहू खा जाएंगे, क्योंकि दादी को वो लोग खुद के लिए बनाने नहीं देंगे। तो इसमें मैं क्या जादू करूं तुम्हारे लिए, बताओ। भगवान उस पनीर को कुछ ऐसा जादू बना दीजिए कि जब भी उसके घर वाले खाएं उनमें ममता जाग जाए। वाह बच्चे, तुम अपने लिए भी तो कुछ मांग सकते थे। भगवान मेरी जरूरत मेरे दुकानदार काका पूरा कर ही देते हैं। जाओ बच्चे, तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि केवल बूढ़ी का ही नहीं, तुम्हारे हाथों से बना हर पनीर जादुई होगा। काशी भगवान को प्रणाम करके उन्हें विदा कर देता है। अगले दिन सुबह डेयरी जाते वक्त काशी को सच में जादू नजर ही आ जाता है। वो देखता है कि बूढ़ी का बेटा बबुल रिक्शा बुला के अपनी माँ को कहीं लेकर जा रहा था। दादी को लेकर किधर जा रहे हो बबलू काका? अस्पताल लेकर जा रहा हूँ काशी। माँ काफी दिनों से खांस रही थी, कल रात में मैंने महसूस किया इस बात को। बहुत बढ़िया, जाओ काका, बढ़िया से दादी का इलाज करवा दो। ठीक है बेटा, डॉक्टर साहब निकल ना जाए, फिर मिलते हैं तो बात करते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए। काशी डेयरी पहुंचता है और दुकानदार काका को सारी बातें बताता है। दुकानदार को काशी की बातों पर यकीन तो नहीं होता है, लेकिन काशी का मन रखने के लिए दुकानदार कहता है, धन्य हो बेटा, तुम साक्षात भगवान के दर्शन कर आए। चलो अब काम शुरू करते हैं। जी काका, अभी काम शुरू करता हूँ, मगर आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। कौन सी बात? भगवान जी ने ये भी कहा था कि मेरे हाथ का बना पनीर जो भी खाएगा उसके भीतर ममता जाग जाएगी और वो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेगा। अरे नहीं काशी, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। मैंने तो तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, खुद भगवान ने मुझे ये बताया है। कुछ घंटे बाद दुकानदार भगवान और उस जादुई पनीर की बात को पूरी तरह यकीन कर लेता है। जब बबूल पनीर खरीदने डेयरी पर आता है, बेटा काशी, ये तो सच में कमाल है। बबलू आज पहली बार पनीर खरीद के ले जा रहा है। सब जादुई पनीर का कमाल है। वो देखो बिरजू जा रहा है, उसके भी माँ बाप उससे परेशान हैं। चलो
इसको भी पनीर बेचते हैं। सही कहें। ठहरिए, अभी आवाज लगाता हूँ। ओ बिरजू काका, ताजा पनीर लेते जाइए, कल रात ही बनाया है। ला काशी, इतना जिद कर रहा है तो दे दे 100 ग्राम। मैं और तेरी चाची चख लेंगे। और घर पर दादी भी तो होंगी ना। अरे वो दाल रोटी ही खाती है, तू दे ना 100 ग्राम। वैसे भी वो बूढ़ी हो चुकी है, कौन इतना खर्चा करेगा है? जैसा आप ठीक समझे, ये लीजिए 100 ग्राम। बिरजू पनीर लेकर चला जाता है। अगले दिन वो भी बबूल की ही तरह अपनी माँ के लिए साड़ी की दुकान पर नजर आता है। धीरे धीरे जितने भी गांव वालों ने पनीर खाया, उन सब में ममता जाग गई। कुछ ही सालों के अंदर पूरा गांव अपने बुजुर्गों का ख्याल रखने लगा और बुजुर्गों का ख्याल रखने के मामले में सूरजपुर देश भर में पहचाना जाने लगा। आज काशी के हाथ का पनीर ममता का पनीर के नाम से मशहूर हो गया। उसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे और दुकानदार के साथ मिलकर वो पनीर का बड़ा व्यवसाय चालू कर लिया। गर्मी बढ़ती जा रही है और मैं गर्भवती हूँ। ऐसे में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर चलो, मैं तो जैसे तैसे ये सब झेल लूंगी। लेकिन जब हमारा बच्चा आएगा, वो इस गर्मी में कैसे रहेगा? तुम फिक्र ना करो सरला, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। क्या इंतजाम करोगे तुम? तुम तो कबाड़ी का काम करते हो। इसमें इतना पैसा कहाँ है जो कूलर या एसी खरीदा जाए? तुम ये सब ना सोचो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। चलो, मैं चलता हूँ। मदन एक कबाड़ी था जो अपनी बीवी सरला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे और अब गर्मी ने आकर उनकी मुसीबतें बढ़ा दी थी। वो लोग तो जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे, पर अब उन्हें अपने आने वाले बच्चों की फिक्र हो रही थी, जो बस अब किसी भी दिन आ सकता था। हे भगवान, तू ही बता मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे मिले और मैं एक छोटा सा कूलर खरीद सकूं। मेरी मदद कर भगवान। तभी उसे उसका पड़ोसी गंगाधर मिल जाता है, जो कि बहुत घमंडी आदमी होता है। अरे मदन, क्या बात है? बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, बस गर्मी के मार झेल रहा हूँ, और क्या। हाँ, तेरे घर तो ना कूलर ना एसी। मैंने तो अपने घर में एसी लगा रखी है। मुझे तो गर्मी का पता ही नहीं चलता है। तू तो कबाड़ बिनता है ना, तू कूलर या एसी कहाँ से लगवा सकता है? ये बोलकर गंगाधर हंसता हुआ चला जाता है और मदन भी अपने काम की तरफ बढ़ जाता है। वो दिन भर कबाड़ बीनता है और उसे ले जाकर एक बड़ी कबाड़ की दुकान पर बेच देता है। लेकिन ऐसा करने से उसे बस 2 जून के खाने तक के ही पैसे मिल पाते हैं। वो जब घर पहुंचता है तो, आ गए तुम, आओ खाना खा लो। मैं बहुत बुरा पति हूँ और मुझे लगता है मैं बाप भी बहुत बुरा बनूंगा। अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम दिन भर गर्मी में सड़ती रहती हो और मैं कुछ नहीं कर पाता। हमारा बच्चा आएगा, वो भी इसी हाल में रहेगा। आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मेहनत और ईमानदारी से काम करो और भगवान से प्रार्थना करो। उनके दिन ऐसे ही मुश्किलों में कट रहे थे। फिर एक दिन जब मदन कबाड़ बीनने के लिए निकल ही रहा होता है तो, जी सुनिए, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया है, मुझे अस्पताल ले चलिए। हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। मदन उसे फटाफट अस्पताल लेकर जाता है। मदन उस दौरान बाहर बैठा इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक लड़के के साथ आती है। उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो बूढ़ी औरत बहुत रो रही होती है। थोड़ा समय गुजरता है और मदन उस औरत को जब इधर उधर बेचैनी से घूमते देखता है तो उसे कहता है, घबराइए मत माँ जी, आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। बेटा, उसका खून बहुत बह गया है और उसके ब्लड ग्रुप वाला खून नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप मुझे बताइए क्या ब्लड ग्रुप है, मैं खून दे दूंगा। ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे।
मदन भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कहता है। उस बूढ़ी औरत के लड़के और मदन का ब्लड ग्रुप एक ही निकलता है और मदन उस लड़के को खून दे देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मैं तुम्हारा किस मुंह से धन्यवाद करूं बेटा, तुमने सिर्फ मेरे बेटे की जान नहीं बचाई बल्कि मेरी भी जान बचाई है। अगर वो चला जाता है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। अरे माँ जी, आप धन्यवाद ना कहिए, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि सरला को बेटी हुई है। ये सुनकर मदन खुश हो जाता है और वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी पत्नी यहाँ भर्ती थी और तुम मेरे काम में लगे हुए थे। तुम कितने अच्छे इंसान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, पर ये थोड़े से चावल है, इन्हें मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। धन्यवाद माँ जी, अब मैं जाता हूँ, अपनी बेटी से मिलता हूँ। मदन सरला के पास जाता है। सरला अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और सरला कहती है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, इसका नाम सीता रखना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा नाम है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। मदन सरला को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताता है और वो चावल दिखाता है। सरला चावल को अपने हाथ में लेती है और कहती है, पर उन्होंने ये चावल ही क्यों दिए? कोई ऐसी चीज होती जो हमारी गर्मी दूर करती तो ठीक भी था। काश इन चावलों से कि कूलर बन जाता तो कितना सही रहता। तुम भी क्या बात करती हो, चावलों का कूलर? हाँ, तभी अचानक से वो चावल हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते वो एक कूलर का रूप ले लेते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये चावल कूलर कैसे बन गया? क्या इसका मतलब ये चावल जादुई थे? हाँ, ऐसा ही लगता है। तुमने उन बूढ़ी माँ की सहायता करी, इसलिए ऐसा हुआ है। तभी अचानक वो कूलर चलने लगता है। अरे, ये तो बिना बिजली के चल रहा है। हाँ, और कितनी ठंडी हवा दे रहा है, एसी से भी ज्यादा ठंडी। वो बूढ़ी माँ तो सचमुच अपना आशीर्वाद देकर गई है हमें। ये सब आपकी जरूरतमंद की मदद करने का फल है। अब हमारी बेटी सीता ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेगी और उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। सही कहा तुमने। एक बार गंगाधर काम से मदन के घर आता है तो वो पाता है कि मदन का घर खूब ठंडा रहता है। वो सरला से पूछता है, अरे, ये आपका घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? ये हमारा चावल का कूलर है ना, इसकी वजह से। गंगाधर जब उस चावल के कूलर को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, ये कैसा कूलर है जो चावल का बना हुआ है और ऊपर से ये बिना किसी बिजली के चल रही है? मेरे घर में तो एसी की वजह से बहुत बिल आती है। मुझे इस कूलर को चुरा लेना चाहिए ताकि मैं पैसे बचा सकूं। ये सोचकर गंगाधर सरला को किसी काम से बाहर भेज देता है और खुद कूलर को उठाकर भागने लगता है, पर तभी उसको ठोकर लगती है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है। इतने में वहाँ सरला और मदन दोनों आ जाते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं। गंगाधर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मदन और सरला, तुम्हारे कूलर को देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई थी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन के बाद गंगाधर फिर कभी उस कूलर को चुराने की कोशिश नहीं करता। इधर मदन और सरला अपनी बेटी सीता के साथ खुशी खुशी रहते हैं। सोनू जामनगर ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों पे पोछा मारने का काम करता था। जेठ की तपती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, वो इसी काम से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता था। साहब, शीशा और बॉनेट साफ कर दूं गाड़ी का? हाँ कर दो, वैसे भी जाम लंबा है। अभी किया साहब। एक दिन एक विदेशी कार जामनगर की ट्रैफिक पर रुकी। उसमें एक अंग्रेज बैठा हुआ था। सोनू हर बार की तरह उससे भी शीशा पोंछने के लिए पूछने गया। हेलो सर, क्या मैं आपके गाड़ी का ग्लास क्लीन कर दूं? ओके ओके श्योर, आई विल पे यू $1 फॉर इट। सोनू को समझ कम थी कि डॉलर रुपया से बड़ी करेंसी है। वो उसे 1 रुपया समझकर रख लिया और अंग्रेज की गाड़ी का शीशा साफ कर दिया।
काम के बाद सोनू होटल वाले के पास जाता है और वो डॉलर देकर खाना मांगता है। भैया, इस पैसे का जो भी मिल जाए खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। ये नकली पैसा है, यहाँ नहीं चलेगा। होटल वाला डॉलर से अनजान था। भैया, ये मुझे एक बड़े से गाड़ी वाले अंग्रेज ने दिया। अरे जो भी हो, ये पैसा यहाँ नहीं चलेगा। सोनू बहुत उदास हो जाता है। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। सोनू का एक दोस्त था, मनीष। मनीष भी सोनू की तरह ही गरीब आदमी था। हमेशा काम की तलाश में रहता था। कहीं काम मिल जाता था तो गुजारा हो जाता था। अरे सोनू तो यहाँ है। भाई, खाना खाने आया था, मगर देखना क्या हो गया। सोनू अपने दोस्त मनीष को सारी बातें बताता है। भाई, आज मुझे काम मिला था, मैं भी खाने ही आया हूँ। चल, मैं हूं ना, आज दोनों भाई साथ खाएंगे। लेकिन पैसे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगा। चल। इस तरह मनीष और सोनू साथ में खाना खाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था। आज से पहले भी मनीष कई बार सोनू को भोजन करवा चुका था और कभी उससे पैसे नहीं लिया था। धन्यवाद भाई, आज तेरी वजह से मैं पेट भरकर भोजन कर पाया। अगले दिन सोनू ट्रैफिक के पास सड़क पर बैठा था। तभी वही विदेशी गाड़ी फिर से उसके पास आकर रुकी। Hey boy, come here. सर, आपकी नोट नकली है, इसमें मुझे खाना नहीं मिला। Okay, no problem. Take this tiffin box. इससे क्या होगा? ये तो खाली है। ये मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया था। इसमें वो डॉलर का नोट रखकर 1 घंटे के बाद देखना, पर ध्यान रहे कि जब तुम्हें भूख लगी होगी तभी इस टिफिन को यूज करना। ठीक है। सोनू ने अंग्रेज की बात को मजाक में टालकर उस डॉलर को उसी टिफिन में डालकर उसको अपने ठिकाने पे रख दिया। एक तो नकली नोट देता है, उस पर भी गरीबी का मजाक उड़ाता है। इस खाली टिफिन से मेरा क्या हो जाएगा। बड़बड़ाते हुए सोनू सो गया। अगला दिन बेहद तंगी से गुजरा सोनू का। वो सुबह से धूप में खड़ा रहा, पर किसी ने उससे अपनी गाड़ी साफ नहीं करवाई। नमस्ते सर, क्या मैं गाड़ी साफ कर दूं? अरे नहीं, चल निकल। कहां कहां से आ जाते हैं लोग, गाड़ी गंदा कर दिया। रात हो गई थी। सोनू भूखा था और आज के दिन उसने खाना खाने लायक पैसे भी नहीं कमा पाए थे। आज लग रहा है मुझे भूखे पेट ही सो जाना पड़ेगा। रास्ते में उसे कई दुकान दिखते हैं जिनमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे। पैसे ना होने की वजह से सोनू कुछ भी नहीं खा पाता है। वाह, मकसूद चाचा की बिरयानी कितनी स्वादिष्ट नजर आ रही है। काश मेरे पास पैसे होते। मन ही मन सोचते सोचते वो अपने ठिकाने पहुंचा, थोड़ा पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। ये बिरयानी वाली महक कहाँ से आ रही है? शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि मैं भूखा हूं ना। थोड़ी देर बाद फिर अब बहुत हुआ, ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। एक तो भूखा हूं, उस पर से ये महक। चलो पता लगाता हूं कि किधर से आ रहा है ये। वो महक का पीछा करते हुए टिफिन तक जा पहुंचा, जहां वो डॉलर टिफिन के अंदर से ऊपर आ चुका था और उस टिफिन में वही मकसूद चाचा वाली गर्मा गर्म बिरयानी महक रही थी। हे ईश्वर, वो अंग्रेज तो सही बोल रहा था। इसमें तो सच में मेरा पसंदीदा खाना आ गया है, वो भी तब जब मैं भूखा था। सोनू ने हाथ जोड़कर अपनी किस्मत और अंग्रेज को धन्यवाद दिया और खाने लग गया। आह, पेट भर गया। इतना छोटा टिफिन होने के बावजूद पेट पूरा भर गया। खाना खाकर सोनू बाहर जैसे ही टहलने गया, उसे वो विदेशी कार दिखी। सर, आपकी टिफिन में तो जादू है। वो नकली नोट डालकर रखने पर वही हुआ जो आपने कहा था। हाँ, वो मेरा परदादा का टिफिन था। उसमें कोई भी पैसा डालकर रख दो तो जब आपको सही समय में
जरूरत होगी और भूखे होंगे तो आपके मनपसंद का खाना अपने आप आ जाएगा। वो कैसे आएगा? जादू से, क्योंकि मेरे परदादा को ये टिफिन एक परी ने दिया था, तब वो भी बहुत गरीब थे। आज पूरा खानदान हमारा धनी है। ठीक है सर, मतलब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। कदर करना उसकी, कभी भूखा नहीं सोओगे। वास्तव में इसका खाना जादुई खाना होता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे पसंद का रहता है। जिस दिन तुम अपने मेहनत की कमाई नहीं पाए, उस दिन ये टिफिन तुम्हें खाना खिलाएगी। ये डॉलर भी इसीलिए दिया हूं कि तुमसे कभी भी खर्च ना हो और हर बार जरूरत के वक्त टिफिन में डालने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हो। धन्यवाद सर, आप भी भगवान हो मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। इस तरह अब सोनू हमेशा की तरह मेहनत करता था। जिस दिन खाने का इंतजाम हो जाता, वो अपनी मेहनत की कमाई खाता था। जिस दिन इंतजाम नहीं होता, वो टिफिन उसके लिए जादुई खाने का इंतजाम कर देता। धीरे धीरे सोनू दोगुनी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया और उसके टिफिन के जादुई खाने की जरूरत खत्म हो गई। अब मुझे तो इस टिफिन की जरूरत नहीं है, मगर इस दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस टिफिन की सख्त जरूरत होगी। मैं उन्हीं में से किसी एक को ये टिफिन दे दूंगा। एक दिन मनीष सोनू को दिखाई देता है। मनीष से अच्छा और कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसे ये टिफिन दूं। उसी दिन सोनू मनीष को सारी बात समझाकर वो टिफिन दे देता है। चल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई याद रखना, जब तेरी जरूरत खत्म हो जाए तो किसी जरूरतमंद को ये टिफिन दे देना। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद सोनू अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। तारकपुर नाम का एक गांव में विकास राम नामक का एक आदमी अपनी बेटी सुरेखा के साथ रहता था। विकास राम के पास बहुत पैसे थे, मगर एक बार गांव में भारी बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी बाढ़ के पानी में बह गई थी। विकास राम बहुत कम पढ़ा लिखा था, मगर वो गांव में खेती बाड़ी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। उस बाढ़ के बाद से उसका खेत, घर सब उजड़ चुका था और ये घटना को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर विकास राम की स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई थी। वो इसलिए क्योंकि गांव में बहुत अलग अलग प्रकार के काम शुरू हो गए थे, जो कि विकास राम को समझ नहीं आती थी। उसे खेती बाड़ी ही आता था, मगर वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी सुरेखा बड़ी हो रही है, मुझे उसे अपनी तरह अनपढ़ गवार नहीं बनाना है, मगर मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जितने पैसे सुरेखा के भविष्य के लिए बचा कर रखा था, वो सब तो बाढ़ में बह गया। विकास राम बहुत परेशान हो चुका था। सुरेखा को अपने पिताजी की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। न जाने पिताजी को ऐसा क्या है जो वो मुझे पढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। मैं भी गांव में खेतों पर काम करूंगी, फिर किसी बड़े घर में शादी करूंगी। विकास राम सुरेखा को हमेशा पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझाता था। साथ ही वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग उपाय लगाना भी शुरू कर दिया था। विकास राम लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि विकास राम बड़े ही इज्जतदार घराने से आता था, उसकी ना पढ़ने की आदत की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। यही कारण था जिस वजह से वो किसी हाल में सुरेखा का भविष्य ऐसा नहीं बनाना चाहता था। गांव में इज्जतदार घराने से आने की वजह से विकास राम को बहुत हिम्मत जुटाकर ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पिता कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सुरेखा का आधा बचपन बड़ी लाड़ प्यार से बिता था। उसके दादाजी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे और पूरे गांव में कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। सभी लोग दादाजी को आकर प्रणाम नमस्ते किया करते थे। सुरेखा के दिमाग में आज तक वही छवि बसी हुई थी। उसे अभी तक यही लगता था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, इज्जत, सब कुछ उसके पास है और विकास राम अपनी बेटी के सपने को कभी तोड़ना नहीं चाहता था।
काश जब पिताजी मुझे पढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए कहते थे मैं समझ जाता और पिताजी की संपत्ति को संभाल कर रखता, फिर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ाता। मगर मैंने बहुत गलत किया। सुरेखा की माँ के जाने के बाद मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। इन सब बातों को सोचता हुआ विकासराम घर वापस आ जाता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मेले देखने जाना है। नहीं बेटा, पैसे ऐसी जगह बर्बाद मत करो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। ये सब सुनकर सुरेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। सुरेखा अपने दोस्तों के घर के बाहर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने पिताजी से किताबें और पढ़ाई के लिए पैसे मांगे। अरे, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं भी पिताजी से पढ़ाई के लिए पैसे मांगती हूँ। सुरेखा घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे समझ आ गया है पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक सर ने मुझे ये बात समझाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं स्कूल के बाद उनके पास जाकर पढ़ाई करूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब से मैं वहाँ जाकर ही पढ़ाई करूंगी। चलो अच्छा है, भले ही देरी से मगर तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ तो आया। बताओ, महीने के कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं पिताजी, बस 500 रुपए हर महीने के और बाकी किताबें और कॉपी के लगेंगे। अभी ये 500 ले जाओ, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा। सुरेखा बहुत खुश हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है और इधर विकासराम सोच में लग जाता है कि अब उसे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। सुरेखा पढ़ाई के नाम पर झूठ बोले जा रही थी, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो खर्च भी बढ़ गए हैं, मुझे कुछ बड़ा काम करना ही होगा। विकासराम एक चाय की दुकान से दो लोगों को बात करते सुनता है कि वो किसी काम करने वाले को खोज रहे हैं। ये सुनते ही विकासराम उनके पास जाता है। भाई, कौन सा काम और इसे करने के कितने पैसे मिलेंगे? भाई, पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है। ये काम बहुत खतरनाक है, किस्मत खराब है तो जान भी जा सकती है। विकासराम उस काम के बारे में पता करता है। वो एक फैक्ट्री में बिजली के तार बनाने का काम था और क्योंकि अभी उस फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे अपने औजार ठीक करवाने का, तो इसमें अभी काफी खतरा था। मगर सुरेखा के बढ़ते खर्च को देखते हुए विकासराम ने उस काम के लिए हाँ कर दिया। आए दिन विकासराम को कोई ना कोई जख्मी ही हो जाता था, मगर वो उनके बारे में जिक्र नहीं करता था। एक दिन विकासराम सुरेखा को स्कूल के बाहर देख लेता है और उसे घर ले जाता है। तुम स्कूल में क्यों नहीं थी? मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में, और आप मुझे पैसे भी नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? वादा करो, तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी विद्वान बनोगी। सुरेखा को अपने पिताजी की बातें समझ नहीं आती। वो वापस जी 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 कहती है और चली जाती है। सुरेखा एक दिन घर वापस आती है तो देखती है विकासराम की बहुत बुरी हालत रहती है। उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा था, मगर फिर भी अगली ही सुबह विकासराम काम करने के लिए निकल रहा था। पिताजी, आज आप आराम कीजिए, आपकी हालत खराब है। नहीं बेटा, आज तो मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तभी तो तेरे पढ़ाई के लिए किताब और पैसे दे पाऊंगा। विकासराम चला जाता है। सुरेखा खेलने कूदने में लग जाती है, मगर जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर गांव के सभी लोगों की भीड़ देखकर डर जाती है और आगे जाती है तो देखती है उसके पिता का शव वहां रखा हुआ है। सुरेखा वहीं गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तभी वहां खड़े एक आदमी ने सुरेखा को बताया कि कितने खतरों से भरा काम करके उसके पिताजी पैसे कमा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी जान भी जा सकती है, मगर सिर्फ उसकी पढ़ाई में कोई समस्या न आए इसलिए वो काम करता रहा। सुरेखा अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसे गांव वालों ने बताया कि उसके दादाजी के जाने के बाद विकासराम उसे पढ़ाने के लिए कितने जतन करके पैसे कमाता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी यह आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सुरेखा दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देती है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। 12वीं तक तो वो अपने पिताजी की जमा पूंजी से पढ़ाई कर लेती है,
मगर उसके बाद शहर जाकर काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती है और फिर एक दिन वो बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाती है। पिताजी, आज आप यहाँ होते तो आप मुझ पर बहुत गर्व करते। मैंने आपके सपने को पूरा किया और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दी। ये कहानी है केशवपुर की। केशवपुर में किशोर अपनी पत्नी हेमलता के साथ रहता था। किशोर काफी गरीब था। वो अपनी पत्नी हेमलता के साथ खदान में मजदूरी करता था। किशोरी और हेमलता दिन भर खदान में पत्थर फोड़ने का कठिन काम करते हैं और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन सुबह जब किशोर और हेमलता खदान जा रहे थे, तब हेमलता किशोर से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, चलने का भी मन नहीं कर रहा। अरे गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। किशोर और हेमलता खदान पहुँचे और पत्थर फोड़ने लगे। अचानक पत्थर फोड़ते फोड़ते हेमलता गिर पड़ी। किशोर पानी पिलाकर हेमलता को होश में लाया गया। हेमलता के होश में आते ही ठेकेदार बोला, भाई किशोर, इसे अस्पताल ले जा और ये ले पैसे। चल अब तू जल्दी जा, ज्यादा लेट करने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठेकेदार से पैसे लेकर किशोर हेमलता को सरकारी अस्पताल ले गया। हेमलता का चेकअप करके डॉक्टर कहने लगा, खून की कमी है, फौरन खून चढ़ाना होगा। अरे कोई दूसरा उपाय नहीं है? खून चढ़ाने से तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। नहीं चढ़ाना चाहते हो तो इन्हें रोज नारियल पानी पिलाओ। नारियल पानी तो बहुत महंगा चल रहा है। वो आप देख लो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। किशोर हेमलता को घर लाया और उसे सुलाकर नारियल पानी ढूंढने निकल पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं और पैसे नहीं तो नारियल पानी नहीं। चलते चलते किशोर ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर साहूकार के घर के सामने खड़े एक कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान में एक नारियल पड़ा हुआ था। किसी से भीख मांगने से अच्छा इस सूखे नारियल को घर ले जाता हूँ, थोड़ा बहुत पानी तो निकल ही जाएगा। किशोर नारियल घर लेकर आ गया और नारियल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर नारियल नहीं टूटा। वो गुस्से में नारियल को बगीचे में फेंककर घर के अंदर आ गया। आधी रात में अचानक जमीन थरथराई और किशोर हेमलता की नींद टूट गई। लगता है भूकंप आ गया है। नहीं, भूकंप नहीं, खदान में ब्लास्ट हुआ है शायद। सो जाओ तुम। सुबह होते ही किशोर घर से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि घर के सामने एक विशाल नारियल पड़ा हुआ है जो किसी पहाड़ जैसा था। किशोर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए हेमलता को बुलाया। हेमलता बाहर आई तो वो भी नारियल देखकर दंग रह गई थी। इतना बड़ा नारियल! कुछ समझी हेमलता? रात को ना भूकंप आया था, ना खदान में ब्लास्ट हुआ था। जमीन थर्राई थी क्योंकि ये नारियल का पेड़ बड़ा हो रहा था। देखते देखते खबरें पूरे केशवपुर में फैल गई और विशाल नारियल को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किशोर हाथ में छुरी लेकर नारियल काटने लगा। बाप रे बाप, ये नारियल तो बड़ा ही सख्त है। अब इस नारियल से पानी कैसे निकालेंगे? तभी ठेकेदार वहां पहुंचा। नारियल देखकर ठेकेदार भी दंग रह गया। अरे किशोर, ये नारियल देखकर मेरी हालत खराब हो गई। क्या तुमने इस नारियल से नारियल पानी निकालने की कोशिश की? कैसे निकालूं मालिक? सुबह से मैंने बहुत कोशिश की इस नारियल को तोड़ने की, पर ये नारियल इतना सख्त है कि छुरी काम नहीं कर रही है। छुरी से काम नहीं बनेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन, कुछ टैंकर, पंप मांगता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा पानी टैंकर में भर लेंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फटाफट फोन घुमाए और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन नारियल पर चढ़ाया गया और नारियल को ड्रिल किया गया। फिर नारियल पानी के हॉल में वाटर पंप डाला गया और पाइप टैंकर्स में छोड़ा गया। पंप शुरू होते ही नारियल का सारा पानी टैंकर्स में गिरने लगा। देखते देखते 20 टैंकर्स फूल गए। किशोर, 20 टन पानी निकला है। किशोर ये सुनकर हैरान हो गया। हेमलता जिंदगी भर पिए तो एक टैंकर खत्म ना कर पाएगी, फिर 20 टैंकर जूस का क्या करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के कुछ अफसर वहां आए और कहने लगे, मिस्टर किशोर, हम अमृत रस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी नारियल पानी बेचती है, इसीलिए हम आपके सारे टैंकर्स खरीदना चाहते हैं। जानते हो किशोर, 20 टैंकर के ये कितने पैसे दे रहे हैं? पूरे 5 करोड़।
5 करोड़ सुनते ही किशोर का सिर चकरा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा नारियल पानी आप ले जाएंगे तो मेरी हेमलता क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो सर? आपको जितना नारियल पानी चाहिए आप रख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए। ऐसा कहकर अफसर ने किशोर और हेमलता को 5 करोड़ का चेक थमाया। इस प्रकार विशाल नारियल पानी ने हेमलता और किशोर की रूखी सूखी जिंदगी पैसों और खुशियों से भर दी। दूर पहाड़ी के पीछे सूरजपुर नामक एक गांव था। वहां एक दूध की डेयरी पर काशी काम किया करता था। पढ़ने लिखने के दिन से ही काशी काम पकड़ लिया था। वो अपनी जरूरतों का जेब खर्च कमाकर निकाल लिया करता था। कैसे काशी, आज लेट कैसे हो गए? तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? हाँ, ठीक ही है काका। जरा दफ्तर चला गया था बिजली की रसीद भरने के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी से ये फटे हुए दूध का पनीर बना दो। ठीक है काका, अभी जा रहा हूँ बनाने। काशी अपने काम में भी होनहार था। जो भी काम उसे मिलता था उसे वो मन से पूरा करता था। रोजाना की तरह काशी आज भी काम खत्म करके रात 8 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था। दुकानदार ने उसे थोड़ा पनीर साथ लेकर जाने की इजाजत दे दी थी। काशी अपने हाथ में पनीर लटकाए हुए जा रहा था। उसे देखकर गांव की एक बूढ़ी उसे पूछने लगी, आज पनीर ताजा बना है क्या काशी? हाँ दादी, अभी अपने हाथ से ही बनाकर ला रहा हूँ। ठीक है बेटा, कल अपने बेटे को बोलती हूँ दुकान से लेकर आने को। तुम्हारा बेटा बहुत कंजूस है, कुछ नहीं लाएगा दादी। ये लो, इसे बनवा के खा लो, अभी ही ताजा बनाया हूँ। जुग जुग जियो बेटा, मुझे पनीर बेहद पसंद है। बहुत दिनों से मन कर रहा था, पर ये बबलू सुनता कहाँ है। बस मेरे मरने का इंतजार करता रहता है। ऐसी बात मत करो दादी, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। खुश रहो बेटा। काशी बूढ़ी की आंखों को देखकर इसकी लालसा को भांप गया था। वो जानता था कि बुढ़ापे में आज भी कई परिवार हैं जो बुजुर्गों का ठीक से ध्यान नहीं रखते। उन्हीं में से एक परिवार उस बूढ़ी का भी था, जिसे काशी जानता था। कहते हैं परोपकार कभी खाली नहीं जाता। काशी बूढ़ी को पनीर देखकर जैसे ही आगे बढ़ता है, तब तक भगवान प्रकट होते हैं। कौन हो आप? ऐसे अचानक से मेरे सामने कहां से आ गए? खुश रहो काशी बेटा, तुम्हारी और बूढ़ी काकी की बात सुन रहा था। उस वक्त तुम्हारा परोपकार देखकर तुम्हें आशीर्वाद देने यहाँ आ गया। पर आप हैं कौन प्रभु? रोज मंदिर जाकर जिन्हें तुम पूजते हो, मैं उन्हीं में से एक हूँ। क्या आप भगवान हैं? मैं तो खुद को केवल सृष्टा बनाने वाला एक अभियंता मानता हूँ, पर तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैं ही भगवान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। वरदान मांगो काशी, क्या चाहिए? वरदान में अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु, मेरे हाथ से जो पनीर वो बूढ़ी दादी ली है उसमें जादू कर दीजिए। कैसा जादू? भगवान उस बूढ़ी दादी के बेटे और बहू का ख्याल नहीं रखते। आज जो पनीर दिया हूँ वो केवल थोड़ा सा था, वो भी उसके बेटे और बहू खा जाएंगे, क्योंकि दादी को वो लोग खुद के लिए बनाने नहीं देंगे। तो इसमें मैं क्या जादू करूं तुम्हारे लिए, बताओ। भगवान उस पनीर को कुछ ऐसा जादू बना दीजिए कि जब भी उसके घर वाले खाएं उनमें ममता जाग जाए। वाह बच्चे, तुम अपने लिए भी तो कुछ मांग सकते थे। भगवान मेरी जरूरत मेरे